तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीतती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। ये तकरीबन 1934 की बात है कि हम हिंदुस्तान के मौजूदा शहर अंबाला के इलाका रामगढ़ की गली नंबर 4 में रहा करते थे। मेरे वालिद शाहिद खान बिजली के महकमे में बतौर क्लर्क काम किया करते थे। वो अपनी बकिया तयशुदा वक्त की सरकारी ड्यूटी देने के बाद दुल्हन बाजार के बाहर फ्रूट चाट की रेहड़ी लगाया करते थे। वो अपनी फ्रूट चाट में अपने हाथ से पिसे हुए आला मेयार के मसाले डालते थे। यही वजह है कि उनकी बनाई हुई फ्रूट चाट इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत मशहूर थी। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनका अपना कोई जाती मकान हो। इसकी वजह यह थी कि मुझ समेत उनके मजीद 5 बच्चे थे। नीज वो खुद और अम्मी भी थे। हमारी फैमिली एक छोटे सरकारी क्वार्टर में रहती थी। दूसरी जानिब वालिद के रिटायरमेंट में कुछ अरसा रह गया था। जाहिर बात है कि हमारी फैमिली को वालिद साहब की रिटायरमेंट के बाद उस क्वार्टर को भी खाली करना था, इसलिए वो अपना मकान खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। लेकिन उस जमाने में भी उस वक्त की आमदनी के मुताबिक जायदाद की बहुत कीमत थी। मेरे वालिद के पास इतने पैसे ही जमा नहीं हो रहे थे कि वो शहर में कोई म्यारी मकान खरीद ले। हम बहन भाई क्योंकि शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इसी वजह से वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें अपना जाती मकान अंदरूने शहर ही मिले। उधर वालिद के महकमे से फलां तारीख को क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर भी मिल चुका था। वालिद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि वो नौकरी से फारिग और सरकारी क्वार्टर खाली करने के बाद अपने ही जाती मकान में जाएं, ना कि किराए के मकान में जाएं। वो कहते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इधर उधर धक्के खाएं, इसलिए उन्होंने काफी लोगों को मकान खरीदने के बारे में कहा हुआ था, लेकिन जिस कीमत पर वो मकान खरीदना चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। दरअसल वालिद साहब का ख्याल था कि उनकी रिटायरमेंट में 6 माह है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गलती की वजह से उनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 माह रह गई थी और इन 2 माह में हर सूरत में वालिद साहब को कोई न कोई मकान खरीदना था। एक दिन हमारे क्वार्टर में एक बूढ़ा शख्स और उसका बेटा आया। उस बूढ़े ने वालिद साहब को कहा कि शाहिद साहब, सुना है आप इस शहर में कोई मकान खरीदना चाहते हैं? जी हाँ, मुझे अगले 2 माह में लाजमी कोई ना कोई बच्चों के लिए छत तलाश करनी है। उस बूढ़े शख्स ने वालिद को कहा कि मेरे पास रेलवे रोड की फलां गली में एक मकान है, उसे मैं 11,000 रुपए में फरोख्त करना चाहता हूँ। उसने अपनी कुछ मजबूरी बताई। वालिद साहब उसकी ये बात सुनकर दिली तौर पर बहुत खुश हुए। जी, आपके पास उस मकान के पक्के कागजात है ना? अरे भाई, मेरे पास 16 आने सच्चे पक्के कागजात हैं, असल रजिस्ट्री, फर्द वगैरह। वो बूढ़ा ना सिर्फ अपना पता दे गया बल्कि ये भी कह गया कि वो अपनी डिमांड में कुछ कमी भी कर देगा। ये खबर वालिद साहब के लिए बहुत तसल्ली बख्श और खुशाइन थी। वालिद साहब ने फौरी तौर पर उन चंद सियाने दोस्तों से मशवरा किया जो कि पार्टी के रमूज न्याज अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने वालिद साहब को जवाबन मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर इस मकान को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि उस बूढ़े को उस वक्त रुपयों की अशद जरूरत है। वालिद साहब ने उस बूढ़े से कागजात लेकर मुतल्लिका महकमों से चेक करवाए। वो वाकई खरे निकले। उसके बाद वालिद ने फौरी तौर पर वो मकान खरीदने का फैसला कर लिया। उन्होंने वालिदा समेत हम सब बच्चों को मकान दिखाया। वो मकान बेहद खूबसूरत बना हुआ था। उस बूढ़े ने बता दिया था कि उसने ये मकान बड़ी चाह और दिल से बनाया था। वालिद साहब ने उस बूढ़े को फौरी तौर पर 9,800 रुपए दिए और उसे अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। हम लोगों ने 15 रोज पहले ही उस नए मकान का कब्जा भी ले लिया। इस दौरान वालिद भी महकमे से रिटायर हो गए थे। अभी हमें नए मकान में शिफ्ट हुए 2 माह ही हुए थे कि मेरी वालिदा को अचानक अजीब सी बीमारी लग गई। बीमारी ये थी कि उनके सर में शदीद दर्द रहता था और कहती थी कि उन्हें यहाँ शदीद घबराहट होती है। वालिद ने उन्हें कई डॉक्टरों हकीमों को दिखाया, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी मामूली सा भी आराम न आया। वालिदा ने घर के कामकाज में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। घर का सारा निजाम डिस्टर्ब हो गया था। दूसरी जानिब मेरी छोटी बहन रुकैया के मुंह से एक दिन अचानक गाढ़ा काला खून आने लगा। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसे वालिद साहब ने फौरी तौर पर नेशनल अस्पताल के बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी उसकी बीमारी का असल सबब न समझ सका। वो हैरान हुआ कि रुकैया के मुंह से स्याह खून कैसे आ रहा है। ऐसी बीमारी की कैफियत पहले कभी नहीं थी। उस डॉक्टर ने उल्टी सीधी बेमकसद दवाइयां देकर टाल दिया। रुकैया की हालत में भी जरा फर्क न पड़ा। उसके मुंह से बदस्तूर काला गाढ़ा खून आ रहा था। इस बदतरीन सूरत हाल से वालिद दोहरी जहनी अजियत का शिकार थे। उन्हें वालिदा ताने देने लगी थी कि ये नया मकान हमारे लिए बुराई, बेबरकती और मनहूसत का बाइस बन रहा है। वालिद साहब ने मकान में कई बार कुरान शरीफ के खत्म करवाए। वो खुद भी सवेरे उठकर पूरे घर के कोनों में फिर कर सूरतें पढ़ा करते थे। वालिदा की तबीयत में तो कुछ सुधार आ गया था, लेकिन रुकैया बहुत तकलीफ में थी। हमें कभी कभार इस मकान में किसी के चलने की आवाज आती थी। एक आध दफा चुड़ैल का ह्योला सा भी नजर आया। वालिद पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें हर जगह से ये आवाजें, मशवरे सुनाई देने लगे कि ये मकान मनहूस और सायाशुदा है, लिहाजा इसे फरोख्त कर दिया जाए। उन्होंने पहले ही इस मकान को खरीदने के लिए भारी कर्जा उठाया हुआ था और उनके पास बाकायदा नौकरी भी नहीं रही थी। उनके लिए नया मकान फरोख्त करना और फिर से दूसरे मकान को खरीदना इंतहाई मुश्किल हो रहा था।
एक दिन हमारे चचा अजमल और उनकी बेटी शमा हमारे घर वालिद और बहन को देखने आई। चचा ने वालिद को पहले नए मकान खरीदने की मुबारकबाद दी और फिर उन्होंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि ये मकान भारी है, इसीलिए सस्ते दामों में बिका है। वालिद साहब ने जवाबन उनकी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि आपने सही सुना है। तो फिर तेरा क्या ख्याल है, तू क्या इस मकान को रखेगा? सच्ची बात यह है भाई कि मुझे इस बात का वहम हो गया है कि इस मकान में वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी इसका साबका मालिक इसे इंतहाई सस्ता फरोख्त कर गया है। चल जरा उस पुराने मालिक से मिले, मैं जरा इस मामले को देखना चाहता हूँ। चचा के कहने पर वालिद और चचा उस मकान के साबका मालिक से मिले तो उसने इस बात का इतराफ कर लिया कि उसने वाकई इतना अच्छा नया मकान औने पौने दामों फरोख्त कर दिया। उसने बताया कि मैंने जब से ये मकान बनाया था उसी वक्त से मेरी बर्बादी और तबाही के दिन शुरू हो गए थे। मेरा जवान बेटा मुंह से खून आने की वजह से अचानक मर गया था। उसे उस मकान में एक दफा एक चुड़ैल नजर आई थी। तो बुजुर्गों, आपने अपनी मुसीबत हमारे गले में डाल दी थी, मेरे वालिद साहब ने बहुत गुस्से से कहा। उस बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इस मकान को औने पौने फरोख्त करना मेरी मजबूरी थी। हम इस मकान में बहुत अजाब में थे, यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ पुरअसरार तौर पर वाकयात होते रहते थे। मैंने सोचा शायद कोई नए लोग आए तो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। बुजुर्गों, आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, आपने हमारी मजबूरी से फायदा उठाया, वालिद साहब ने उससे शिकवा करते हुए कहा। चचा और वालिद जब घर आए तो उन्हें खबर मिली कि शमा घर में बने मचान से फिसल गई। ये एक और नई मुसीबत हमारे घर में आ गई। वालिद और चचा उसे करीबी अस्पताल लेकर गए। उन्होंने उसकी आर्जी ट्रीटमेंट की। उसे किसी हद तक आराम तो आ गया, लेकिन उसके भी मुंह से काला गाढ़ा लहू उसी तरह आने लगा जैसा कि रुकैया के मुंह से आ रहा था। लेकिन उसे खून ऐसा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी और रुकैया की बीमारी किसी हकीम और डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। शमा एक दिन सोते हुए हड़बड़ाकर उठी और बोली, मुझे ख्वाब में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल नजर आई है। अब तो वालिद और सबको ये यकीन हो गया था कि वाकई नए घर में किसी ऊपरी मखलूक का साया है और उसे इस घर में किसी भी इंसान की मुदाखलत पसंद नहीं। वालिदा भी कहती थी कि मेरे कानों में किसी के रक्स करने की आवाजें आती हैं। अब यहाँ कई सवालात पैदा हो रहे थे। पहली बात यह कि रुकैया और शमा के मुंह से लहू क्यों आ रहा है, और वो भी काले रंग का, और दूसरा वो जब एक मखसूस गोल कमरे में होती हैं तो वहां उस काली रंगत वाले खून की रवानी का हमला होता है, और ये पुरअसरार काला खून कैसा है। इसी दौरान वालिद साहब ने मकान के माथे पर मकान बराए फरोख्त का बड़ा सा बैनर लगा दिया। हालांकि हमारा मकान शहर के मरकजी और सहूलियात से भरपूर जगह पर था, लेकिन उसका कोई ग्राहक भी ना आया। वालिद उसी मकान को खरीद कर बहुत परेशान थे। अब वो कहते थे कि इससे बेहतर था कि काश मैं अपनी रिहाइश के लिए कोई किराए का मकान ले लेता। उधर वालिदा, मेरी कजन शमा और बहन रुकैया की किसी को ना समझ आने वाली पुरअसरार बीमारी पर वालिद साहब का बहुत सा रुपया खर्च हो रहा था। चचा अजमल के पास पहले ही कोई रोजगार न था, इसीलिए वो अपनी बेटी के इलाज पर एक ढीला तक खर्च ना कर रहे थे। वो एक बातूनी और मौका परस्त इंसान थे। वालिद फ्रूट चाट की रेहड़ी भी दिल से नहीं लगा रहे थे, वो दिमागी तौर पर मायूस से हो गए थे। इसी दौरान हमारे घर में खौफनाक और अजीब वाकया ये हो रहा था कि हमारी रिहाइश के एक मखसूस कमरे में जिसमें सफेदी हुई थी, वो अचानक बगैर किसी वजह के ना सिर्फ काला हो रहा था, बल्कि कमरे की दीवारों का प्लस्तर भी जगह जगह से फूल कर उखड़ने लगा था, जबकि मकान के बकिया हिस्से सही सलामत थे। रुकैया कहती थी कि मुझे इसी कमरे की दीवारों में से अजीब सी आवाजें आती हैं। ये सूरत हाल हमारी परेशानी में मजीद इजाफा कर रही थी। दूसरी जानिब शमा की भी पागलाना हरकत शुरू हो गई थी। वालिदा के सर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें नाना अपने घर ले गए थे। अलगर्ज हमारे घर में शदीद तनाव, परेशानी के काले बादल छा गए थे। हम बहन भाई अलग सहमे हुए थे। एक दिन वालिद के करीबी दफ्तरी दोस्त रहमत बाबा आए। उनका हुलिया बिल्कुल फकीरों मलंगों की तरह था। उन्होंने लंबा सा सब्ज चोगा पहना हुआ था जिसमें से शदीद दरबारी इत्रों की खुशबुएं आ रही थी। उन्होंने अपने हाथों की हर उंगली पर मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ पत्थरों की अंगूठियां पहनी हुई थी। उन्होंने वालिद साहब को कहा, शाहिब, मैंने सुना है कि तू आजकल अपने नए घर को खरीद कर बहुत परेशान है। वालिद अपने आसाब जज्बात को काबू में ना रख सके। वो रहमत बाबा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। रहमत बाबा ने वालिद साहब को तसल्ली देते हुए कहा, तू खुदा पर भरोसा कर और तू मेरी एक बात मान। कौन सी बात? मैं कल अपने चिल्ला काटने वाले उस्ताद गुलाम हैदर साईं को लाऊंगा। वो तेरे मकान को सूंघेंगे। सूंघेंगे? ये तो कोई मजाइका खेज बात लगी है। रहमत बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तो इस मामले में जरा मेरे उस्ताद साईं गुलाम हैदर को तो आजमा कर देख। इस दौरान वहां चचा अजमल इत्तफाक से उनके दरमियान आ गए। उन्होंने रहमत बाबा की बातें सुनी तो उन्होंने उसके मुंह पर ही ये चुपता हुआ जुमला कहा, तू तो मुझे किसी फ्रॉडिये से कम नहीं लगता। रहमत बाबा ने गुस्से में आकर उनसे बहस करना शुरू कर दी। माहौल ख्वामख्वाह यकदम खराब और तनाव ज़दा हो गया। वालिद ने चचा को बुरा भला कहते हुए कहा कि रहमत मेरा बहुत पुराना मुखलिस और अच्छा दोस्त है, ये तो मुझे बगैर लालच के अच्छा मशवरा दे रहा है।
चचा ने वालिद से गुस्ताखी वाले अंदाज में कहा, मैं तो तेरे घर आकर बहुत पछता रहा हूँ। मेरी बेटी शमा तेरे घर क्या आई, वो भी आसेब ज़दा हो गई। तू ही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। वालिद साहब उन्हें लताड़ते हुए कहने लगे, तू खुद अपनी मर्जी से हमारे घर आया था, मैं तेरा कोई हाथ पकड़कर यहाँ नहीं लाया था। चचा ने रहमत बाबा को एक गलीज गाली दी तो मेरे वालिद साहब को शदीद गुस्सा आया और वो कहने लगे, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, मैं खुद भी यहाँ एक लम्हे को ठहरने नहीं चाहता। चचा भी चिल्लाए। रहमत बाबा कुर्सी से ये जुमला कहकर उठे, खुदा ताला तुम पर रहम करे, अगर तुमको मेरी बातों और मशवरे पर यकीन नहीं है तो तुम जानो और तुम्हारे काम। नहीं नहीं रहमत, तुम नाराज ना हो, हमारी फैमिली पहले ही जहनी तौर पर बहुत अजियत से गुजर रही है। शाहिद, तू इस ढोंगी मदारी को जाने दे। चचा ढीठ पने से दोबारा बोले। बाबा रहमत झट से हमारे घर से बाहर निकल गए। इसके बाद वालिद और चचा के दरमियान बहुत शदीद गालिम गलोच वाला झगड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि चचा अजमल अपनी बीमार बेटी शमा को अपने घर ले गए। वालिदा पहले ही नाना के घर चली गई थी, इसीलिए हमारे घर का माहौल और ज्यादा अफसरदा और नहुसत ज़दा हो गया। वालिद की कैफियत दीवानों जैसी हो गई थी। साया ज़दा मकान बिक नहीं रहा था। वालिदा नाना के घर थी। शमा रुकैया एक पुरअसरार बीमारी से लड़ रही थी। दूसरी जानिब वालिद के मौशी हालात हम सब फैमिली की कोफ्त के ग्राफ में मजीद इजाफा कर रहे थे। दूसरे रोज चची चीखती चिल्लाती हुई हमारे घर में आई। उन्होंने घर में आते साथ ही हमारे खानदान को बुरी तरह कोसना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के सायाशुदा घर की वजह से मेरी बेटी शमा की हालत गैर हुई। तुम्हें हमें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारे घर में किसी बदरू का साया है। वालिद ने कहा कि भावत जी, हमें तो खुद इसके साबका मालिक ने धोखा दिया है। उसने हमें ऊपरी मखलूक के कब्जा शुदा मकान को औने पौने दामों में पकड़ा दिया। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी ये मंतक, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी तुम्हारे मनूस घर में आई और वो शदीद बीमार हुई, अब तुम्हें उसका इलाज कराओ, हम तो गरीब लोग हैं। वालिद साहब ने कहा कि मेरी तो बीवी और बेटी पहले ही बीमार हैं, मैं अब क्या करूं? मैं तो भतीजी शमा का इलाज करवा रहा था। तुम्हारा बेवकूफ शोहर खुद ही उसको यहाँ से लेकर अपने घर वापस चला गया। नीज उसने मेरे दोस्त रहमत बाबा को उल्टा सीधा बोलकर नाराज करके मेरे घर से भेज दिया। वो अपना उस्ताद साईं गुलाम हैदर इस मकान में ला रहा था ताकि इस घर में से उस चुड़ैल का असर खत्म कर दे। शाहिद, खुदा के वास्ते मेरी बेटी के सर से उस बिन बुलाई आफत को टालने का कोई बंदोबस्त कर। भावत जी, मैंने अजमल को 1000 बार मना किया था वो रहमत बाबा को नाराज ना करे और ना ही वो हमारे मामलात में दखल दे। उसी ने सारा बना बनाया काम खराब कर दिया है। थोड़ी देर बाद अजमल चचा ने अपना वतीरा बदलते हुए ड्रामाई अंदाज में मेरे वालिद को कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वाकई मुझे तुम दोनों दोस्तों के दरमियान आकर फतूर नहीं डालना चाहिए था। चचा ने वालिद के कदमों में बैठते हुए कहा, मैं अपनी बेटी शमा की पुरअसरार बीमारी, जो कि ना डॉक्टरों की समझ में आ रही है और ना हकीमों की समझ में आ रही है, बहुत दिलगीर और परेशान हूँ। वालिद साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं कौन सा सुख का चैन ले रहा हूँ अपनी जिंदगी में? ये मनूस मकान तो मेरे गले में सूली की मानद पड़ गया है। चचा ने मुंह बसूरते हुए कहा, भाई अगर आप कहें तो मैं खुद रहमत बाबा के घर जाकर उसके पाँव पकड़कर उसके उस्ताद साईं गुलाम को बुलाऊं। उस रोज दोनों रहमत बाबा के घर गए। वहां चचा रोते हुए रहमत बाबा के कदमों पर गिर गए। उन्होंने उसे अपने किए गए साबका रवैये की माफी मांगते हुए कहा कि खुदा के वास्ते अपने उस्ताद साईं गुलाम हैदर के जरिए मेरी बेटी शमा के मर्ज का रूहानी इलाज करवा दो। इलाज को तेरी बेटी नहीं बल्कि तुझे जरूरत है। रहमत बाबा ने उसे जलता हुआ तंजिया जुमला दागा। उधर वालिद भी उसकी मिन्नतें समाजते करते रहे, लेकिन रहमत बाबा ने दोनों भाइयों को कोई लिफ्ट ना कराई। उसने हूं हाँ करके मामला टाल दिया। वालिद और चचा ने उससे कहा कि रहमत बाबा, तेरे पास बड़े मान से आया हूँ, देख हम दोनों की बेटियां बेकसूर पुरअसरार बीमारियों की लपेट में आई हुई हैं। इसी दौरान हमारे घर की दाखिली दीवार पर किसी नामालूम शख्स ने काली स्याही से लिख दिया कि इस मकान पर जिनों भूतों का साया है, इसे जो खरीदेगा वो मरेगा। वालिद रोने लगे तो चचा ने उन्हें तसल्ली दी। चचा अजमल को अब अकल आ गई थी। हमें ये तवक्का ना थी कि रहमत बाबा आएगा। वो खिलाफे तवक्का अपने उस्ताद साईं गुलाम हैदर को लेकर हमारे घर में आखिर आ ही गया। रहमत बाबा मेरे वालिद और चचा को कहने लगे कि मैं तुम लोगों की मजबूरियों और परेशानियों को समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बेटियों का बाप हूँ, और वैसे भी शाहिद मेरा पुराना दफ्तरी साथी जिगरी दोस्त है। वालिद और चचा ने जब उससे मजीद अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया तो उसने कहा, बस अब मुझे शर्मिंदा ना करो, मेरे दिल में तुम्हारी जानिब से कोई मैल नहीं है। तुम जरा साईं गुलाम हैदर को अपना काम करने की इजाजत दो। मेरे वालिद साहब कहने लगे कि आप इस घर में जहाँ जाना चाहें वहाँ जाकर अपना काम कर सकते हैं। साईं गुलाम हैदर का हुलिया भी बहुत मुज़ाइका खेज, बिल्कुल फकीरों की तरह का था। उसको वालिदा ने वो कमरा दिखाया जहाँ रुकैया शमा वालिदा की तबीयत खराब हुई थी और वहाँ की सफेदी चूने वाली दीवारें काली हो गई थी। साईं गुलाम हैदर ने घर की तमाम दीवारों पर कुछ पढ़कर पानी के कतरे फेंके। उसने उस मखसूस कमरे पर अपना अमल बहुत देर तक किया जहाँ वालिद साहब को शक था कि इस पर कोई ऊपरी साया है। साईं गुलाम हैदर घर में नीम पागलों वाली उल्टी सीधी हरकत कर रहा था और उसे देखकर तो हंसी आने लगी थी, जबकि वालिद और चचा उसके आगे पीछे फिरकर उसका काम देखते रहे। वो हमारे पड़ोसी के मकान में भी गया। वहां उसने हमारी और उसकी मुश्तरका दीवार को भी अपनी नाक लगाकर सूंघा।
साईं ने वहाँ पड़ोसी के घर में दीवानों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के आलम में कहा कि मैंने तुम्हारे घर में नेस्ती और मनूसत का असल कारण पकड़ लिया है। लो जी शाहिद साहब, आपके घर से अब ये नहुसत हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। कैसी नहुसत? वालिद साहब ने पुरतजस्सुस होकर उससे पूछा। साईं कहने लगा कि मेरे साथ उस कमरे में आओ जहाँ आपको ऊपरी साए का शक है। सब जब मकान के उस मखसूस कमरे में पहुंचे तो साईं ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा करते हुए वालिद साहब और चचा को कहा कि इस मकान का असल दुश्मन इधर फंसा हुआ है। कैसा दुश्मन? हमसे साफ और मुख्तसर बात करो। साईं गुलाम हैदर ने बताया कि मेरे हिसाब के मुताबिक इस कमरे की दीवारों में गंतारी जिन की रूह फंसी हुई है, जिसे माहिर अमलियात नेस्ती मारा संतानी जिन कहते हैं। संतानी से मुराद है हर चीज पर कालाहट चिपकाना। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उस संतानी किस्म के जिन की रूह कैसे इस दीवार में पेवस्त हुई, लेकिन मैं अपने मोकलों की दी हुई शक्ति से उस खबीस रूह को निकाल दूंगा। लेकिन मेरे इस काम में आपका मजीद कुछ नुकसान हो जाएगा। अब भी तो हमारा नुकसान हो रहा है ना? वालिद साहब बोले। हाँ जी। साईं गुलाम हैदर ने उनकी बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं अब जो अमल जाप करने लगा हूँ उसके बाद तुम्हारे घर की दीवारों का वो पलस्तर गिरेगा जहाँ उस गंतारी जिन की खबीस काली रूह फंसी हुई है। और इसके बाद भी अगर हमारे घर की नेस्ती कम ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे? वालिद साहब ने परेशान होते हुए उससे पूछा। रहमत बाबा ने कहा कि शाहिद, अगर तेरे जहन में अब भी साईं जी के तजर्बे पर कोई शक और शुबा है ना तो मैं इसी वक्त इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। वालिद साहब ने चचा से मशवरा किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि डूब तो हम पहले ही गए हैं, चलो आखिरी बार साईं को भी आजमा लें। रहमत बाबा ने सवालिया अंदाज में अपनी निगाहें वालिद की जानिब घुमाते हुए पूछा। हाँ तो हमारे लिए क्या हुक्म है? वालिद ने इजाजत देते हुए कहा, रहमत जो तेरा दिल करे वो कर, तू चाहे तो इस इमारत को गिराकर खंडर बना दे। अबे तू बड़ा दिल रख, हिम्मत कर, हमारा काम तो देख ले पहले। फिर साईं हैदर अली ने सबसे कहा कि जो मैं अपनी जुबान से कलमात निकालूंगा तुमने दरमियान में कोई बात नहीं करनी और ना ही हंसना है। उसने बच्चों को कमरे से निकाल दिया, लेकिन हम बच्चे खिड़की में से खड़े होकर देखने लगे। साईं गुलाम हैदर तेज तेज अपनी मखसूस आवाज में कुछ जाप पढ़ता रहा। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे कमरे की फ्रंट वाली दीवार में अचानक जोरदार दरार पड़ी जो दूर तक गई। उस मंजर को देखकर चचा अजमल डर कर वहां से भाग गए, जबकि वालिद रहमत बाबा वहीं खड़े रहे। हम बच्चे भी सहम कर एक तरफ हो गए। साईं गुलाम हैदर ने तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बड़ी हिम्मत से अपना अमल जारी रखा। वो पसीने पसीने हो गया था। मुझे अभी तक याद है कि उसके कानों से हल्का हल्का खून आने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो धड़ाम से जमीन पर बेखुद होकर गिर गया। उसने रहमत बाबा को अपने तरीकों से इशारा करके कहा कि मेरे ऊपर पानी डालो। वालिद साहब गुसल खाने से पानी भरी बाल्टी लाए। उन्होंने पूरी बाल्टी उस पर उंडेल दी। उसके असाब कुछ ठिकाने आए तो वो अपनी जगह से उठा और उसने वालिद को कहा, मुबारक हो, मैंने आपके घर की दीवार में फंसी हुई बरसों पुरानी गंतारी जिन की शैतानी रूह को अपने अमल की ताकत से बाहर निकाल दिया है। वालिद साहब ने कहा कि काश तेरा अमल करामत हो, हम पहले ही बड़े अजाब में हैं। शाहिद, तू अब भी साईं के अमल पर शक कर रहा है? रहमत बाबा ने यह जुमला कहा तो साईं गुलाम हैदर ने बात काटते हुए कहा, अगर आप अब भी मेरे काम से मुतमईन नहीं हैं तो मैं अपने एक छोटे से अमल से अपना किया गया अमल वापस लाता हूँ और जो गंतारी जिन की बदरू तुम्हारे घर की दीवारों से भागी है वो वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना, चचा अजमल चिल्लाए। फिर साईं बोला, 2 दिन बाद देख लेना, और हाँ अब चंद रोज तक तुम्हारे घर की दीवारों का उखड़ा प्लस्तर मजीद उखड़ेगा और इस पर तुम्हें कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। चलो ये जहर भी हम पी लेंगे, बस हमारी इस आफत से जान छूट गई, यही अच्छा है। साईं और रहमत बाबा के चले जाने के बाद हमारे घर का पहले से बुरा हाल हो गया था। बिलखुसूस कमरे की दीवारों से पलस्तर झड़ने के बाद बड़ा बदनुमा दिल को डराने वाला नक्शा पेश कर रहा था। 2 रोज तक तो वालिद और चचा का यही ख्याल था कि साईं अपना बेकार काम करके गया है और उल्टा हमारे घर की दीवारों को बर्बाद कर गया है। लेकिन फिर चचा ये बात कहकर भी तसल्ली अब्बू को देने लगे कि जब उसने जाप वाले कलमात पढ़े थे तो वाकई कमरे की दीवारों का अचानक पलस्तर फट गया था। इसे यही साबित होता है कि हो सकता है यहाँ पर से जिन की बदरू चली गई हो। दूसरा, मेरी वालिदा ने बताया कि अब इस घर में दिली सुकून महसूस होने लग पड़ा है। उनके सर के दर्द में भी काफी हद तक कमी आ गई थी। तीसरे रोज खिलाफे तवक्का अच्छा मुआवजा हो गया, वो ये कि रुकैया और शमा दोनों के मुंह से काला गाढ़ा खून आना बंद हो गया। फिर मेरे नाना ने वालिद साहब को उस जमाने में कुछ रकम उधार दी। उसे वालिद ने तमाम घर और दीवारों की दोबारा से मुरम्मत करवाई, उसकी हालत ठीक कराई। उस दिन के बाद से हमारे घर की फिजा पुरसकून हो गई। अब्बू ने हमारे घर के पिछवाड़े में 4 दुकानें खोल दी, जिससे हमारी आमदनी में इजाफा होता गया। हर लिहाज से खुशहाली वापस आ गई। हमारे मकान को खरीदने के लिए ग्राहक भी आने लगे और वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। आखिरी कीमत 30,000 रुपए लगी, जिसे वालिद साहब ने ठुकरा दिया, क्योंकि साईं गुलाम हैदर और रहमत बाबा अपने वादे पर खरे उतरे थे। उन्होंने वाकई हमारे घर से उस जिन को निकाल भगाया था। उस दिन के बाद से हमारे घर में कभी भी किसी जिन चुड़ैल के चलने फिरने की कोई भयानक आवाज नहीं आई और ना ही फिर कभी किसी की तबीयत खराब हुई।